देखिए हम लोगों को पढ़ना है कोऑर्डिनेट देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। क्या कहते हैं हिंदी में से? निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। अच्छा, अब सबसे पहली बात तो ये समझना है कि ये निर्देशांक ज्यामिति में क्या है और क्यों हमें पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, क्या फायदा होता है इससे, ये कहाँ इसका प्रयोग होता है। देखिए कभी ऐसा होता है कि इससे पहले हम लोगों ने थोड़ा सा, हम एक बात बता रहे हैं आप लोगों को, इससे पहले हम लोगों ने पहले पढ़ा है संख्या रेखा पर संख्याओं को कैसे निरूपित करते हैं। एक लाइन खींचते हैं और उस पर संख्या को दर्शाना हो, चाहे वो दशमलव वाली संख्या दर्शाना हो, चाहे पूर्ण संख्या, चाहे पूर्णांक संख्या दर्शाना हो, संख्या रेखा पर हम कैसे दर्शाते हैं। तो अगर किसी बिंदु को यानी किसी संख्या को दर्शाते हैं तो हम एक लाइन में दर्शाते हैं। अब अगर हम किसी तल में कोई वस्तु रख दें, उस वस्तु की स्थिति को किसी बिंदु के सापेक्ष हमें बताना हो कि इस वस्तु की स्थिति कितनी है या एक बिंदु के सापेक्ष कहां पर है, उसके लिए हम ज्यामिति निर्देशांक का प्रयोग करते हैं। मतलब बेसिकली एक सिंपल लैंग्वेज में अगर समझा जाए तो यहाँ पर हमको पढ़ना पड़ता है क्या, एक होता है कार्तीय तल। क्या होता है भाई? कार्तीय तल। कार्तीय तल को हम निर्देशांक तल भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? निर्देशांक तल, या इसी को हम कहते हैं एक्स वाई तल, एक्स वाई प्लेन या कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। अब ये है क्या, जरा पहले समझते हैं। देखो हमने अगर मान लीजिए एक ऐसी रेखा खींची तो ये कहलाएगी क्षैतिज रेखा, कहलाएगी ना। क्षैतिज रेखा का हम एक नाम दे दें एक्स एक्स डैश। क्या नाम दे दिया हमने? एक्स एक्स डैश। और इसी के लंबवत एक रेखा हम और खींच दें जिसका नाम रख दें हम y और y डैश। क्या नाम रख दिया हमने? y और y डैश। अच्छा, तल क्या होता है? तल का मतलब प्लेन जिसमें दो एक्सेस हो, दो अक्ष हो, दो विमा हो, दो डायरेक्शन हो, उसे कहते हैं हम तल, प्लेन। ठीक है, उसे हम कहते हैं प्लेन। जैसे कहते नहीं ये जमीन प्लेन है, ये प्लेन हिस्सा है, तो प्लेन का मतलब हो गया जैसे जमीन। अगर जमीन, जमीन का मतलब फर्श, एक कमरे का फर्श है तो उसमें क्या होता है, लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। दो ही विमा हुई ना, आप उसमें लंबाई चेक कर सकते हैं, उसकी चौड़ाई चेक कर सकते हैं। तो जहां दो विमाएं होती हैं उसको कहते हैं हम तल। ठीक है, यहां पर दो विमाएं क्या है, क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष कह देते हैं। क्या कह देते हैं? नंबर एक, पहले बात समझिए, एक जो हमने क्षैतिज रेखा खींची, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा को हम कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कह दिया हमने? एक्स अक्ष। एक हमने ऊर्ध्वाधर रेखा खींची, ऊर्ध्वाधर रेखा, और ऊर्ध्वाधर रेखा को हमने कहा वाई अक्ष। क्या नाम दिया हमने? वाई अक्ष। अब जरा समझिएगा बात को, बहुत इंटरेस्टेड बात है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब लंबवत है। तीसरा पॉइंट हमने ये समझ लिया कि एक्स और वाई अक्ष परस्पर लंबवत है। क्या है? लंबवत है। ठीक है, मतलब हर दिशा में यहाँ पर 90, यहाँ पर 90, 90, 90 का कोण बनाएंगे। इस पूरे को हम कह रहे हैं, इस पूरे को जहां एक्स और वाई अक्ष परस्पर परपेंडिकुलर हो, किसी एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद करते हो, इंटरसेक्ट होते हो, उस तल को हम कार्तीय तल, इस तल को हम कार्तीय तल या निर्देशांक तल या एक्स वाई तल कहते हैं। एक्स वाई तल इसका नाम क्यों रखा? क्योंकि इसमें एक्स अक्ष है और इसमें वाई अक्ष है, सिर्फ दो अक्ष हैं, इसलिए हमने एक्स वाई नाम रखा। मान लीजिए आगे चल के कभी अगर आप पढ़ेंगे तो वाई अक्ष हो और जेड अक्ष हो तो उससे वाई जेड तल बनेगा। कभी एक्स अक्ष हो और जेड अक्ष हो तो उससे एक्स जेड तल बन जाएगा। मतलब दो कोई भी अक्ष हो उनसे एक तल बन जाता है। ठीक, अब एक्स अक्ष और वाई अक्ष का जो कटान बिंदु होता है उसको मान लिया हमने ओ कह दिया। क्या कह दिया हमने?
ओ नाम रख दिया और इसका नाम होता है मूल बिंदु। क्या नाम होता है? मूल बिंदु, ऑरिजिन पॉइंट। क्या कहते हैं इसे हम? ऑरिजिन पॉइंट। ओ को जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष की प्रतिच्छेदन बिंदु है, काटने का बिंदु है, उसे हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। तो हमें एक चीज और निकल के आ गई कि मूल बिंदु क्या कहलाता है। मूल बिंदु का मतलब एक्स और वाई अक्ष का कटान बिंदु, दोनों अक्षों का कटान बिंदु कहलाता है मूल बिंदु, जिसे हम ओ से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब हमको ये पता है कि संख्या रेखा पर कोई भी संख्या को निरूपित करने के लिए एक निश्चित बिंदु से समान इकाई की दूरियां मान लेते हैं। अब इतनी दूरी को आप चाहे जितना ले लो, इकाई दूरी मानी जाती है। मतलब यहां से यहां एक लिया तो सब एक के बराबर होंगे। यहां से यहां एक इकाई होगी, यहां से यहां एक इकाई होगी, यहां से यहां एक इकाई होगी, यहां से यहां एक इकाई होगी। मतलब ये एक होगा, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच होगा। अगर हम प्रत्येक खंड को 5 यूनिट मान लें तो फिर ये 5 कहलाएगा, 10, 15, 20, 25। बात समझ रहे हो ना? ऐसे कहलाएगा। तो ऐसे सब कहीं हो जाता है। वाई अक्ष में भी हम इसी तरीके से मान लेते हैं, इसमें भी इसी तरीके से मान लेते हैं। वाई अक्ष की दूसरी दिशा, एक्स अक्ष की ये दूसरी दिशा। अब ये जो दूसरी दिशा होती है, कहने का मतलब ये कि मूल बिंदु से दाईं ओर जो एक्स अक्ष होती है, दाईं ओर जो एक्स अक्ष होती है, ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा कहलाती है। कौन सी दिशा कहलाती है? एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस फ्रॉम ऑरिजिन पॉइंट। अगर जो बायां पक्ष होता है, ये आपकी क्या कहलाती है? ऋणात्मक एक्सिस, ऋणात्मक भाग कहलाता है। मूल बिंदु से ऊपर की ओर वाई अक्ष की धन दिशा कहलाती है। चलिए इंग्लिश में लिख लीजिए। और मूल बिंदु से नीचे की ओर वाई अक्ष की ऋण दिशा कहलाती है। ठीक, तो अब हमको ये पता चल गया कि एक्स अक्ष की धन दिशा मतलब यहां से यहां तक, इस तरफ को अगर हम चलेंगे तो एक्स के धनात्मक मान आएंगे, और यहां से यहां चलेंगे तो एक्स अक्ष के ऋणात्मक मान लिए जाएंगे। मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाएंगे, वाई अक्ष के धनात्मक मान लिए जाएंगे। मूल बिंदु से नीचे की ओर आएंगे, वाई अक्ष के ऋणात्मक मान लिए जाएंगे। ये बात समझ में आ गई? अब इन चार भागों को, प्रत्येक भाग को हम चतुर्थांश कहते हैं, क्वाड्रेंट, क्योंकि ये चार भागों में बटा काटती है तल वामावर्त दिशा में। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब ऐसे अगर हम घूमे वामावर्त दिशा में घूमे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार भागों में काटती है तल बटा। प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहेंगे। चतुर्थांश का मतलब होता है चौथाई हिस्सा। तो ये चौथाई हिस्सा ही तो है पूरे तल का। चौथाई हिस्सा ही है, चौथाई हिस्सा ही है, चौथाई हिस्सा ही है। इसका नाम होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी प्रथम चतुर्थांश। इसका नाम होता है सेकंड कोऑर्डिनेट, मतलब सेकंड यानी दूसरा चतुर्थांश। इसका मतलब होता है तीसरा चतुर्थांश, और इसका मतलब होता है चौथा चतुर्थांश। चतुर्थांश के नामकरण कर लिया हमने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब अगर पहले चतुर्थांश में कोई पॉइंट कहीं पर है, मान लीजिए ये एक बिंदु P है। कौन सा बिंदु है? P है। अब P की स्थिति ज्ञात करना है हमको कि P का स्थान क्या है। P की स्थिति कार्तीय तल XY में क्या है, P कहाँ स्थित है, हमको कैसे पता? जैसे अगर हम यहाँ खड़े हो जाएं, आप हमारे ठीक सामने बैठे हैं 2 मीटर की दूरी पर, तो हम कहेंगे कि जैसे ये X एक लड़का है, अब X एक लड़का है, तो हम कहेंगे कि X की स्थिति क्या है। तो आप कहेंगे कि X की स्थिति किसके सापेक्ष, मतलब एक बंदा X बैठा है, तो वो बैठा तो है लेकिन किससे कितने दूर, तो मतलब कोई दूसरा पर्सन भी चाहिए ना। हम कहेंगे हमसे कितने दूर, तो आप कह देंगे 2 मीटर की दूरी पर। सी से कितने दूर, तो आप कह देंगे 3 मीटर की दूरी पर। तो मतलब किसी की स्थिति ज्ञात करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए कि उससे कितनी दूरी पर बैठा है, उससे कितने डिस्टेंस पर बैठा है, ऐसा। तो वो रेफरेंस पॉइंट होता है मूल बिंदु O। मतलब P की स्थिति क्या है, तो किसके रिस्पेक्ट में? O के रिस्पेक्ट में। मूल बिंदु के सापेक्ष P की स्थिति क्या है, इसको समझने के लिए हम कार्तीय निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं। ठीक,
अब P की स्थिति P पर पहुंचने के लिए यहां पर एक शर्त रखी जाती है। यहां पर एक शर्त क्या होती है कि किसी भी बिंदु की स्थिति को व्यक्त करने के लिए कार्तीय निर्देशांक जो होते हैं उनसे व्यक्त करते हैं। यानी निर्देशांक कैसे, निर्देशांक किसी भी बिंदु के निर्देशांक लिखना हो हम लिखते हैं x, y। मतलब किसी भी बिंदु के निर्देशांक को व्यक्त करने के लिए पहले x अक्ष पर तय की गई दूरी को लिखते हैं, कॉमा लगा के y अक्ष पर तय की गई दूरी को लिखते हैं, भले ही वो x अक्ष की धन दिशा या ऋण दिशा में जा रही हो या y अक्ष की धन दिशा या ऋण दिशा में जा रही हो, और उन निर्देशांकों को एक छोटे कोष्टक में बंद कर देते हैं। ये पूरी जो बात है, इतनी चीज, ये किसी भी बिंदु की स्थिति के निर्देशांक कहलाते हैं, जिसमें से x का जो मान होता है उसे हम भुज कहते हैं और y का जो मान होता है उसे हम कोटि कहते हैं। ठीक, पहला निर्देशांक सदैव x ही होगा और दूसरा निर्देशांक सदैव y ही होगा। पहले निर्देशांक को भुज कहेंगे और दूसरे निर्देशांक को कोटि कहेंगे। अब P बिंदु की स्थिति दर्शाना है तो हम सबसे पहले क्या तय करेंगे, x अक्ष की दूरी तय करेंगे मूल बिंदु से, और फिर y अक्ष की दूरी तय करेंगे। तो अगर हमें P के पास पहुंचना है तो हमारे पास रास्ता क्या होता है, रास्ता ये होता है या तो आप ऐसे चलिए या ऐसे चलिए, उसके बाद फिर इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में चलिए। ठीक, आप ऐसे नहीं जा सकते हैं समझने के लिए, स्थिति के निर्देशांक निकालने के लिए। तो हम x अक्ष पर कितने पॉइंट चले, 1 2 3 कदम चले। कितने कदम चले? अब मूल बिंदु से अगर इस पक्ष में चले तो वो 3 क्या होगा, धनात्मक होगा। तो ये हम पे लिख लिया हमने 3। अब हम ऊपर कितने पॉइंट जाएं, देखो इसकी सीध में एक पॉइंट ये कहलाएगा, इसकी सीध में एक पॉइंट ये कहलाएगा। यानी यहां से हम ऊपर जाएंगे तो 1 और 1 2 पॉइंट हमें ऊपर चलना पड़ा। अब मूल बिंदु से अगर हम ऊपर जाते हैं तो क्या होती है वैल्यू, धनात्मक। तो यहां पर आ गया 2, इसको हमने कर दिया बंद। मतलब P के निर्देशांक हमें 3,2 मिल गए। ऐसे किसी भी बिंदु के निर्देशांक हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां कोई पॉइंट है, यहां कोई पॉइंट है, ठीक है, इसका नाम है Q। अब इसका निर्देशांक हमें ज्ञात करना है तो पहले हमें x अक्ष पे चलना पड़ेगा, 1 2 3 4। देखो 4 की सीध में आ गया ना, तो x का निर्देशांक 4 आ जाएगा, और फिर 1 और 1 2 और 1 3, 3 के सामने आया ना ये, तो नीचे आए -3, नीचे -3 तो आ गया। अब इससे हमें एक बात ये पता चली, अगला पॉइंट, कि पहले चतुर्थांश में जो निर्देशांक किसी भी पॉइंट की अगर आप निकालेंगे तो वो प्लस प्लस के होंगे, क्योंकि हम इधर पे कोई भी पॉइंट होगा तो ऐसे जाएंगे और ऐसे जाएंगे, मतलब ये भी धन है ये भी धन है। तो पहले चतुर्थांश में जो निर्देशांक निकलेंगे वो दोनों भुज और कोटि दोनों धनात्मक होंगे। दूसरे निर्देशांक में पहले ऐसे जाएंगे तो ऋणात्मक हो गया, फिर ऐसे जाएंगे तो धनात्मक हो गया। दूसरे निर्देशांक में, दूसरे चतुर्थांश में जो निर्देशांक होंगे वो ऋण और धन के होंगे। फिर तीसरे में अगर आ गए इस पॉइंट पर कहीं देखेंगे तो ऐसे चलेंगे और ऐसे चलेंगे, यानी कि ऋण और ऋण के आएंगे, और इस वाले में धन और ऋण का आएगा। देख लीजिए ना, पहला धन दूसरा ऋण, देख लीजिए ना, दोनों धन धन। आ गई पूरी बात समझ में? तो ऐसे हम किसी भी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं, या अगर किसी बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं तो हम उसकी कार्तीय तल में स्थिति बता सकते हैं कि इसकी स्थिति कहां पर है। पूरी बात क्लियर? आपको जो 9th का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इतनी ही चीजें हैं। 10th में जब पहुंचेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला पहुंचेंगे, सेक्शन पॉइंट फार्मूले देखेंगे, और भी आगे चीजें देखेंगे। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि निर्देशांक होते क्या है। भाई निर्देशांक होते हैं x अक्ष और y अक्ष पर तय की गई दूरियों से बना जो 2 पॉइंट होते हैं, उनको जब हम कोष्टक में रख देते हैं कॉमा लगा के, उसी को हम किसी बिंदु के निर्देशांक कह देते हैं।
ठीक है, याद रहेगा, पहले एक्स अक्ष का ही मान आएगा, फिर वाई अक्ष का ही मान आएगा, और यहाँ पहले एक्स अक्ष जो होगा उसे भुज कहेंगे और इसको कोटि कहेंगे। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में धन धन के, दूसरे चतुर्थांश में निर्देशांक माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस। ये बात समझ में आ गई। अब जरा थोड़ा सा और चलते हैं स्टैंडर्ड लेवल लेकर के। अगर मान लीजिए हम कहें कि एक्स अक्ष का समीकरण, क्या कहें हम, एक्स अक्ष का समीकरण। देखो बेटा, एक्स अक्ष का समीकरण मतलब अगर हम एक्स अक्ष पर खड़े हैं, एक्स अक्ष पर खड़े हैं, तो वाई पर हम कहीं जाएंगे नहीं। मान लो हम यहां खड़े हैं, तो यहां अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसने वाई अक्ष पर कोई दूरी तय की नहीं ना, वाई अक्ष पर तय करता तो ऊपर होता कुछ या नीचे होता, जैसे इस पॉइंट ने तय की थी 2 पॉइंट, तो इसलिए y का मान 2 आया था और ये x अक्ष से ऊपर था। तो x अक्ष पर अगर कोई पॉइंट है तो उसका समीकरण क्या आएगा, y बराबर 0, मतलब y पर वो कुछ नहीं चला। ठीक इसी तरीके से अगर हम y अक्ष का समीकरण देखें, y अक्ष का समीकरण, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। भाई जब हम y पर कहीं मान लो यहां खड़े हैं, तो ना तो हम इधर है ना इधर है, ना x अक्ष की धन दिशा में जा रहे, ना x अक्ष की ऋण दिशा में जा रहे, तो y अक्ष का जो समीकरण होगा वो x बराबर 0 होगा। अच्छा, एक चीज और समझ लेते हैं बस, वो क्या, x अक्ष पर, x अक्ष पर निर्देशांक, अगर x अक्ष पर कोई पॉइंट, सीधी सी बात है, यहां पर कोई बिंदु है तो x अक्ष पर तो कुछ चला, y अक्ष पर कुछ नहीं चला, बात वही हुई, इसके निर्देशांक x, 0 आ जाएंगे। मतलब x अक्ष का समीकरण क्या था, y बराबर 0, तो y के स्थान पे क्या आ गया, 0, और x बराबर जितना चला उतना रख देंगे। ठीक इसी तरीके से 8 हो गया, ये 9। ठीक इसी तरीके से अगर मान लीजिए y अक्ष पर निर्देशांक निकालना हो, y अक्ष पर निर्देशांक, तो y अक्ष पर निर्देशांक x का मान 0 हो जाएगा और y जितना चलेगा उतना आ जाएगा, चाहे प्लस का चले चाहे माइनस का चले। बात क्लियर है ना, अच्छी तरीके से। अब इसके करवाते हैं हम आपको क्वेश्चन, एक्सरसाइज करवाते हैं, तो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई अब इनके प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो कैसे सॉल्व करना पड़ते हैं। अगर आपने इतनी बात समझ ली है तो चाहे किसी भी वैरायटी का क्वेश्चन आ जाए, क्लास 9 से रिलेटेड या 10th से भी थोड़ा बहुत रिलेटेड, आपको फटाक से बन जाएगा। ठीक है, बल्कि इधर पे जगह है अपने पास में। चलिए एक्सरसाइज अभी बता रहे हैं, देखिए देखिए इसके 3.1 में कुछ नहीं है, 3.2 में समझिए, निकालिए जरा 3.2 में। देखिए भाई 3.1 में एक क्रियाकलाप है, तो उसको बाद में कभी ऐसे समझा देंगे, वह एक एक्टिविटी है, एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी, टोटल एनसीईआरटी पैटर्न। पहला सवाल क्या कह रहा है इसका, पहला सवाल कह रहा है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। वो कह रहा है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने वाली, किसी भी स्थिति को निर्धारित करने वाली ये क्षैतिज रेखा है और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसके नाम क्या होते हैं। क्षैतिज रेखा का नाम क्या होता है, एक्स अक्ष, क्या होता है, और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम वाई अक्ष। तो पहले का पहला ने पढ़ गया, एक्स अक्ष और वाई अक्ष आप लिख देंगे इसके आगे। क्षैतिज अक्षों के, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है, तो क्षैतिज रेखा का नाम एक्स अक्ष है ना, और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम क्या है, वाई अक्ष है। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम क्या होते हैं। इन रेखाओं से बना जो तल होता है उसके प्रत्येक भाग, एक भाग ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, क्या कहते हैं, चतुर्थांश। इनको हमने क्या बताया, चतुर्थांश। प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। तीसरा, उस बिंदु का नाम बताइए जहां पर एक्स और वाई अक्ष प्रतिच्छेद करती हैं। ये है ना वो पॉइंट, यहीं पर एक दूसरे को काटती है ना, और इसका नाम हमने क्या कहा था, इसका नाम हमने मूल बिंदु दिया था। मूल बिंदु कहते हैं एक्स और वाई अक्ष का कटान बिंदु को। क्लियर है बात। अब दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरे क्वेश्चन में उसने कहा है, दूसरे क्वेश्चन में उसने कहा है आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को
निम्नलिखित को लिखिए। अब इसमें सबके पॉइंट निकालना है, तो हमें इसका डायग्राम बनाना होगा, राइट। तो हम चलो डायग्राम बनाते हैं पहले इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम, क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम यहाँ ही बना लेते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का पहले डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, ये हो गया दूसरे क्वेश्चन का आपका डायग्राम। ठीक, अब इस डायग्राम में इसने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं, तो उन क्वेश्चनों के हल हम कैसे निकालेंगे। देखिए भाई, दूसरे क्वेश्चन का पहला ये पूरा डायग्राम उसने मतलब बना के दिया है, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक, अब सबसे पहले उसने क्या कहा, सबसे पहले उसने कहा बी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। काहे के निर्देशांक, बी के निर्देशांक। बेटा देखो, बी के निर्देशांक, बी कहाँ है, बी यहाँ है, बी कहाँ है, यहाँ है। अब बी पर पहुंचने के लिए पहले तो हम मूल बिंदु से एक्स अक्ष चलेंगे, 1 2 3 4 5 माइनस के चले ना, -5। ऊपर गए तो कितना, इधर पे देखो 1 और 1 2, तो ऊपर जाएंगे तो धन का, नीचे आते तो ऋण का। हो गया क्लियर, बी के निर्देशांक पता चल गए ना। उसने कहा सी के निर्देशांक, दूसरे पॉइंट में जहां ना समझ में आया बताइएगा। सी के निर्देशांक, सी कहाँ है, ये रहा सी। सी पर पहुंचने के लिए पहले हम एक्स अक्ष 1 2 3 4 5 इसकी सीध में है ना, ये आ गया 5। अब नीचे कितने आ रहे हैं हम, इसकी सीध में आने के लिए यहीं से देख लिया करो, 1 2 3 4 5, तो नीचे आएंगे तो माइनस का 5। क्लियर हो रहा है। फिर तीसरा पॉइंट क्या कहा उसने, निर्देशांक -3 -5, -3 -5 किसका निर्देशांक है, कौन से बिंदु का। तब -3 चले और -5 चल ले, अपने आप पहुंच जाएंगे। -3 1 2 3, अब -5 तो 1 2 3 4 5, यानी ऐसे और ऐसे चलेंगे तो ई आ जाएगा, है ना। -3 ये और -5 ये, तो अपन किस पे पहुंच गए, ई पर पहुंच गए। समझ आया। चौथा उसने क्या कहा, 2 -4 के, 2 -4 के, 2 ऐसे गए और -4 ऐसे आए, तो ये वाला पॉइंट आ गया। ये पॉइंट क्या नाम था इसका, जी था, तो ये आ गया आपका जी। अगला पॉइंट कहा उसने, डी का भुज कितना होगा, डी का भुज मतलब डी पर एक्स अक्ष कितना तय करा, तो डी ये है, तो डी का भुज 1 2 3 4 5 6, और कोटि पूछता तो 2, भुज पूछा तो 6, कोटि होती 2, निर्देशांक होते 6,2, पांचवा हो गया। फिर देखिए यहाँ पे समझा देते हैं बाकी है, इसके बाद यहाँ पे नोट कर लेना। पांचवे के बाद छठवां देखिए, तो छठवां क्या कह रहा है, छठवें में कह रहा है एच की कोटि, किसकी, एच की कोटि। देखिए भाई एच कहाँ है, एच ये है। अब इसकी कोटि, कोटि मतलब वाई अक्ष कितना चला, तो यहां से देख लीजिए नीचे कितना आया, 1 2 3, यानी नीचे आया तो -3, तो कोटि कितनी कहलाई, -3। फिर देखिए सातवां देखिए, सातवें में उसने क्या कहा, एल के निर्देशांक, किसके निर्देशांक, एल के निर्देशांक। भाई एल कहाँ है, एल के निर्देशांक, अरे होगा भाई क्वेश्चन में कहीं ना कहीं तो एल होगा, एल कहाँ है, एल कहाँ चला गया भाई, हाँ 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 यहाँ है एल, ये लिखा हुआ है एल, यहाँ था एल क्वेश्चन। तब एल के निर्देशांक, तो देखो एल पे पहुंचने के लिए ना तो इस तरफ जाना है ना ही इस तरफ जाना है, मतलब एक्स अक्ष पर तो 0 और वाई अक्ष पर कितने गया, 1 2 3 4 5 गया। क्लियर हो गया। एक लास्ट और पूछा उसने एम के निर्देशांक, कहे के एम के निर्देशांक, एम कहाँ है भाई, एम कहाँ, ये रहा है, एक्स पे कितना है, 1 2 3, -3 आए है ना, और ना ऊपर गए ना नीचे, तो हो गया 0, हो गया। बस इतनी सी बात थी, यही आपकी एक्सरसाइज थी एनसीईआरटी में। कोऑर्डिनेट आप लोगों के आज खत्म हो गए, आज ही शुरू हुए आज ही खत्म हो गए। ये 20 मिनट 25 मिनट में आपने इतना सब कुछ समझ लिया कि आपका कोऑर्डिनेट का कोई भी क्वेश्चन भाग नहीं सकता कहीं पर भी। ठीक।